नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग साकुशल होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट 3 में आप सभी का विशेष स्वागत है। इसका मतलब इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट्स और हो चुके हैं। अगर इन दोनों प्रैक्टिस सेट्स की क्लास आपने नहीं ली है या इनकी पीडीएफ आप लोगों तक नहीं पहुंची है तो आप लोग कमेंट करिएगा पीडीएफ। मैं आप लोगों को पीडीएफ पहुंचाने की कंप्लीट कोशिश करूंगा। अगर फिर भी नहीं मिलती तो एक नंबर है आपके पास 9889057003। इस नंबर पे आपको जो समस्याएं आ रही है, आप जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो उन सभी के बारे में आप बता सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं और उन सभी इम्प्रूवमेंट को एक बार ध्यान जरूर दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते समय आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फिर से चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई। पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी संरचना स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आती है। ऑप्शन पूछा गया ग्राम स्तर, ग्राम एवं खंड स्तर, ग्राम खंड व जिला स्तर के बारे में, ग्राम खंड जिला व राज्य स्तर के बारे में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम लोग अपनी सेम पुरानी परंपरा को साथ में निभाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ते ही क्वेश्चन आपके समक्ष है, तुरंत आपको जवाब देना है ए बी सी डी में कि ए नंबर सही है, बी नंबर सही है, सी नंबर सही है, डी नंबर सही है। जिसके सबसे ज्यादा कमेंट्स रहेंगे, जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही रहेंगे, उनको टैग कर दिया जाएगा और उनको एक स्पेशल हार्ट मिलेगा। अब देखिए है क्या स्थानीय स्वशासन में, तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा करें, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा करें, तो पंचायती राज व्यवस्था का वैधानिक रूप या कानूनी रूप या संवैधानिक रूप मिलता है हम लोगों को 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। बलवंत राय मेहता की समिति द्वारा पंचायतों के 3 स्तर या 3 टायर की समिति को सिफारिश दी जाती है और इसको पारित किया जाता है। 3 स्तर का मतलब क्या होगा, पंचायतों के 3 स्तर होने, ग्राम स्तर, खंड स्तर व जिला स्तर। या किसी ऑप्शन में दिया गया इस तरह का कोई ऑप्शन कि ग्राम स्तर, जिला स्तर और खंड स्तर के बारे में चर्चा करो, अर्थात ओहो ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं श्वेत पत्र किसे कहा जाता है। हमारी जैसी परंपरा है, आपको परंपरा अनुसार 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कौन सा सही है आप सही बताइए एबीसीडी में। मैं पढ़ता हूं जब तक। श्वेत पत्र को सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट है, विदेशी व्यापार के आंकड़ों की जानकारी, या रिजर्व बैंक द्वारा जारी ऋण पत्र है, या राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी है। ध्यान रखिएगा श्वेत पत्र होता क्या है। श्वेत पत्र जब सरकार कोई कानून बनाने वाली होती है तो कानून बनाने से पहले उसका एक विवरण पोस्ट करती है, जिस विवरण में यह लिखा रहता है हम इस कानून में क्या क्या नया लाने वाले हैं। अर्थात सरकार द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण पद पे या किसी भी महत्वपूर्ण विषय पे जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट है। क्या इस तरह का ऑप्शन किसी ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात इसका ए नंबर सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सिफारिश मिलती है या मृत्युदंड की सजा मिलती है तो वो अपनी क्षमा के लिए या मृत्युदंड को कम कराने के लिए किसके पास जाएगा। 4 ऑप्शन दिया, धर्म गुरुओं के पास, मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास या राष्ट्रपति के पास। अपनी परंपरा अनुसार आप लोग कमेंट करिए ए बी सी डी, जिसका सबसे ज्यादा आंसर सही रहेंगे उसको एक स्पेशल हार्ट मिलेगा। साथ में इस सीरीज के अंतर्गत अगर आप कंप्लीट सीरीज को फॉलो अप कर रहे हैं और आप सबसे ज्यादा सही आंसर्स देते हैं तो आपका एक स्पेशल गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। अब देखिए है क्या, सबसे ज्यादा व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार पूछा गया, सबसे ज्यादा क्षमादान किसको दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा क्षमादान किसको दिया जाता है उसके बारे में ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर के साथ आपको याद रखना है। आर्टिकल 72 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है, उसकी सजा को समाप्त कर सकता है, या सजा का स्वरूप बदल सकता है। क्या कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, खत्म कर सकता है, या उसका स्वरूप बदल सकता है। ऑप्शन से याद रखिएगा, इसमें से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 72 में इसका वर्णन किया गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, देखते क्या। एक विधेयक कानून तब बनता है जब, क्वेश्चंस को देखते ही हमारी परंपरा अनुसार आपको याद होना चाहिए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको उस पर टिक लगाना है। और क्वेश्चंस को हम आगे रीड करते हैं।
एक कोई भी विधेयक कानून तब बनता है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो, इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएं, इस पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर हो जाएं, इस पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो जाए। ध्यान रखिएगा, पहले भी कोई भी मत लोकसभा में पेश होगा, ये विधेयक या लोकसभा में नहीं पेश हो रहा है तो वो राज्यसभा में पेश होगा। इन दोनों में से किसी एक में भी पेश होता है तो इन दोनों में से एक में पेश होने के बाद वो जाएगा दूसरे सत्र के पास। दूसरा सत्र क्या होगा, अगर लोकसभा में पेश हुआ तो उस स्थिति में राज्यसभा होगा, और राज्यसभा में पेश हुआ होगा तो वो लोकसभा में होगा। दोनों में से पास होने के बाद वो जाएगा राष्ट्रपति के बाद। अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह विधेयक कानून बन जाएगा। अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते तो मात्र विधेयक बना रहेगा। अर्थात आखिरी में हस्ताक्षर किसके होना चाहिए, आखिरी में उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए राष्ट्रपति के। क्या किसी ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, अर्थात इसका बी नंबर सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान निर्माताओं के बारे में बताता है? क्या वह नीति निर्देशक तत्व है, या मौलिक कर्तव्य है, या मौलिक अधिकार है, या नागरिकता है? हमारी परंपरा अनुसार चार ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, चारों में से कौन सा सही है उसको सही टिक करिए। जिसका भी सबसे ज्यादा सही टिक होंगे उसके अभी कमेंट्स को लाइक किया जाएगा और सब्सक्राइब उसको हार्ट दिया जाएगा। चार ऑप्शंस में से ध्यान रखिएगा, जो हमारे संविधान में डीपीएसपी का वर्णन है। डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भारतीय संविधान में वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं और इसमें एक बात का जिक्र किया गया, अगर राज्य उस चीज को देने योग्य होगा तो वह सुविधाएं दी जाएंगी। अर्थात ऑप्शन नंबर एक है राज्य के आदर्शों के बारे में, या एक आदर्श समाज की संकल्पना या आदर्श समाज की वास्तविक संकल्पना भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल के तहत अगर दिखती है तो वह कौन सा है, तो वह कहलाता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके संविधान में दिया गया है? क्या अध्यादेश केवल प्रधानमंत्री जारी कर सकते हैं? क्या राज्यपाल केवल जारी कर सकते हैं? केवल राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं? राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों जारी कर सकते हैं? परंपरा अनुसार चार ऑप्शंस दिए गए, चार ऑप्शंस में से कौन सा सही है वो आपको टिक करना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सही जवाब दे रहे होंगे। जो सबसे ज्यादा लोग कमेंट करेंगे, सबसे ज्यादा सही कमेंट देंगे, आज उनके सेशन को आज उनके कमेंट को लाइक किया जाएगा और हार्ट्स दिए जाएंगे। ऑप्शंस क्या होगा, अध्यादेश जारी करने का संवैधानिक अधिकार किसने दिया गया? याद रखिएगा, अध्यादेश जारी करने का अधिकार आर्टिकल 123 में वर्णित है। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और 123 को उल्टा कर दो, 213 बना दो, 213 बना दें तो इसके तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति किसके तहत जारी करेंगे? राष्ट्रपति 123 के तहत और राज्यपाल 213 के तहत। किसी ऑप्शन में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों दे सकते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है। लोकसभा में सदस्य संख्या जो अभी करंट टाइम में 552 है, ये किस आधार पर निर्धारित की जाती है? इसके बारे में क्या है? राज्य की जनसंख्या, राज्य का क्षेत्रफल, विधानसभा की सदस्य संख्या या जिलों की संख्या? चार ऑप्शन दिए, परंपरा अनुसार आपको उस ऑप्शन में टिक लगाना है जो सही होगा एबीसीडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सही जवाब दे रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, लोकसभा के सदस्यों की संख्या का जो निर्धारण होता है ये उस राज्य की राज्यसभा में जनसंख्या पर डिपेंड करता है कि क्या जनसंख्या रहेगी। अब लोकसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में चर्चा करें, 552 या 552 है, और ये 552 किस तरह से विद्यमान है? 530 जो है वो राज्यों द्वारा भरी जाएंगी, और जो 20 सदस्य हैं वो सदस्य भरे जाएंगे यूनियन टेरिटरी द्वारा, और दो जो होते वो मनोनीत होते थे। ठीक है, याद रखिए, लोकसभा में सदस्यों की संख्या किस आधार पर भरी जाएगी, या लोकसभा में सीटों का आवंटन क्या होगा, वो राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। राज्य की जनसंख्या किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, ए नंबर पर टिक लगाइए। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, वैसे आज मुझे जुकाम हो चुका है और उम्मीद है कि कल सुबह तक तो तगड़ा हो जाएगा। अभी क्लास के बारे में देखने क्या है। अभी पूछ रहा है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? चार ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या केंद्रीय मंत्रिमंडल।
जो हमारी परंपरा है ABCD में से आपको सही जवाब पे टिक लगाना है, तो सही जवाब इसका क्या रहेगा, उस पर टिक लगाइए। जिसके सबसे ज्यादा टिक्स रहेंगे, सबसे ज्यादा सही कमेंट रहेंगे, उसको अभी लाइक करिया जाएगा। देखिए बात क्या है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार तो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। किसके पास? लोकसभा अध्यक्ष इस बारे में बताते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष की यह विधेयक धन विधेयक है, साधारण विधेयक है। और इसमें सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष जब इस बात को निर्धारण कर देंगे कि यह धन विधेयक है, इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद या राष्ट्रपति की सहमति के साथ ही ये लोकसभा में जाएगा। लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा इसमें ना कोई संशोधन कर सकती है, केवल अपने पास होल्ड कर सकती है, वो भी कितने दिन के पास? केवल 14 दिन के लिए होल्ड कर सकती है। बहुत ज्यादा शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है। धन विधेयक मुख्य तौर पर लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है और इसमें ज्यादातर शक्ति लोकसभा के पास है। राज्यसभा केवल इसमें नाम मात्र शक्ति धारण करती है। पूरी हिस्ट्री याद, पूरा तैयार हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते क्या है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुति निम्नलिखित में से किसने दी? मूल कर्तव्यों के बारे में किसने बताया? ठक्कर आयोग द्वारा, अयंगर समिति द्वारा, या बलवंत राय मेहता समिति, या सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा? हमारी जैसी परंपरा है कि 4 ऑप्शन थे आपके पास ABCD, इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है उस पर आपको टिक लगाना है। याद रखिएगा, जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य वह कर्तव्य है जो व्यक्ति को अपने देश के साथ देश के पक्ष में देने होते हैं। आपके कुछ कर्तव्य बनते हैं जो आप, और इसकी सिफारिश किसने की थी उसको याद रखिएगा। इसकी सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई। किसके द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, ठीक है। और ये भारतीय संविधान में कहाँ वर्णित है? ये भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। भाग 4 आर्टिकल 51A में, आर्टिकल 51A में। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। दोनों से संबंधित सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब हुआ था? अगर आपसे इतना क्वेश्चन पूछ लेता कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1976 में, 1976 में। कोई ऑप्शन है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के में निहित है? आपातकाल की घोषणा किसके तहत की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा करना चाहता है। 352, 356, 368, 370, यहाँ याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए, आपातकाल का वर्णन, आपातकाल का देखिए भारत में जर्मनी के संविधान से लिया गया। जर्मनी क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जहां पे हिटलर था, हिटलर से अच्छा आपातकाल कौन लगा सकता था? तो हमने हर देश के संविधान को पढ़ा और उसमें से जो बेस्ट पॉइंट था उसको निकाल लिया। अब ये आर्टिकल में वो कहां पे वर्णित है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 352 में वर्णित है। 352 आर्टिकल 1 नंबर में, अर्थात इसका ये नंबर सही हो जाएगा। उम्मीद है आपने परंपरा अनुसार सही जवाब दिया होगा ABCD में से। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे, राज्य के नीति निश्चय तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? DPSP का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? बस जरा सा क्वेश्चन पूछना चाहता है। 4 ऑप्शन दिए गए, 33 से 48, B 36 से 51, C 39 से 54, D 41 से 56। परंपरा अनुसार आपको 4 ऑप्शन दिए गए ABCD, इनमें से जो भी ऑप्शन सही है उस पर आप टिक लगाइए और उस ऑप्शन पर टिक लगाते हुए जिसके सबसे ज्यादा सही जवाब रहेंगे उसको अभी हम हार्ट सेप देंगे, हार्ट लाइक करेंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्र की आदर्श आचार संहिता या आदर्श समिति को, आदर्श दशा को प्रस्तुत करती है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक किया गया। आर्टिकल 36 से 51, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ हुआ? अच्छा, पंचायती राज प्रारंभ होने के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा पंचायतों का संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन सन 1992 के तहत प्राप्त होता है और वो लागू होता है 24 अप्रैल 1993 से, ठीक। परंतु पहले पंचायती राज का मतलब क्या हुआ? पहला पंचायती राज भारतीय संविधान में बहुत पहले प्रारंभ हो गया था जब इससे कानूनी दर्जा नहीं प्राप्त था। DPSP में पंचायतों का वर्णन था। DPSP के तहत सबसे पहले राजस्थान में लागू हो गया था। कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर सन 1959 को राजस्थान में सबसे पहले लागू हो गया। कहाँ पे? राजस्थान में सबसे पहले लागू हो गया। जिले का नाम अगर पूछ लो तो याद रखिएगा जिला था नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले लागू हुआ।
इसके बाद कहाँ लागू होता है, सेकंड भी याद रखिएगा, क्योंकि पहले से ज्यादा अब सेकंड में पूछने लगा है। 11 अक्टूबर 1959 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू हो जाता है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछ सकता है, पंचायतों का त्रिस्तर या जो ट्राई मेथड है, ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर, ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, याद रखिएगा। पंचायतों का 3 टायर सिस्टम सबसे पहले लागू हुआ था सन 1973 में। सन 1973 में कहाँ, पश्चिम बंगाल में। तो ये 3 क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन तो इससे पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके, तो उसके बारे में भी पता होगा। परंपरा अनुसार आप लोगों ने इसका ABCD में कौन सा सही जवाब है वो आप दे ही चुके होंगे, और अब तो हम आपको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। अब तो ऑप्शन नंबर डी सबका आ ही गया है। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, ध्वज पर बने चक्र का प्रारूप कहाँ से लिया गया है। परंपरा है हमारे यहाँ की कि 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे ABCD, जो कि सही फॉर्मेट रहता है आपके एग्जामिनेशन का, उसी में से आपको सही टिक लगाना है। इस 4 ऑप्शंस में से आपको दिखा सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर दिया गया महात्मा गांधी के चरखे के पहिए से। सी नंबर में लिखा भगवत गीता के समय संकेत करते हुए पहिए से, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ध्वज पर बना हुआ जो चिन्ह है, ध्वज पर बना हुआ चक्र है, ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। अच्छा, राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो किस आधार पर लगेगा, वो आधार याद रखेगा। अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, तो इस दशा में राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुरोध करेंगे या राष्ट्रपति को सजेस्ट करेंगे कि इस राज्य में राज्य की आपातकाल या राष्ट्रपति आपातकाल लगा दिया जाए। इसका वर्णन भारतीय संविधान किस आर्टिकल में किया गया, आर्टिकल 372, 380, 356, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए परंपरा अनुसार, और परंपरा अनुसार आपको इनमें से सही जवाब देने हैं। सही जवाब सबसे ज्यादा जो देगा उसको हेड से दिया जाएगा। अब याद रखिएगा, आर्टिकल 356 जो है, 356 बताता है किसके बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में। और 352 जो है, देखिए 52 56, ठीक है, चलो 352 के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं इससे पहले। जो 352 है वो क्या करता है, 352 सदा 352, ठीक है, आर्टिकल 352 आपातकाल के बारे में बताता है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में, और 360 क्या, वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, देखते क्या। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। ये तो अब आप लोगों को पता ही हो गया कि पंचायती राज व्यवस्था किसके द्वारा लागू हुई थी, 71वें संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 75वां संविधान संशोधन। इनमें से कौन सा सही है, परंपरा अनुसार ABCD में से आपको सही जवाब देना है। याद रखिएगा, जो पंचायती राज व्यवस्था थी ये लागू हुई थी, ये संविधान द्वारा लागू हुई थी, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। परंतु इसको लागू करने की डेट क्या थी, डेट याद रखिएगा 24 अप्रैल, मेरे बर्थडे के कुछ दिन बाद की घटना है, ठीक है। 24 अप्रैल सन 1993 को ये लागू हुई थी, ठीक। दोनों पॉइंट्स याद रखिए। अगले क्वेश्चन को सेट करिए, सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी धाराओं का, कुल धाराएं कितनी है। ऑप्शन है 356, 395, 404, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, वर्तमान में संविधान में अगर धाराओं के बारे में चर्चा करें तो वर्तमान संविधान में लगभग 470 धाराएं हो चुकी हैं। कितनी, 470, किसी ऑप्शन में नहीं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन हैं, इंडियन नेशनल आर्मी से, नेशनल रिपब्लिकन आर्मी से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से, या इनमें से कोई नहीं। परंपरा अनुसार आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD, चारों में से क्या सही है उसको आपको बताना है कि दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है। याद रखिएगा, जो दिल्ली चलो का नारा था ये सबसे पहले हम लोग उद्घोष मिलता है 5 जुलाई सन 1943 को सिंगापुर के तहत, जहां पे सिंगापुर के तहत जहां सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल आर्मी INA को संबोधित कर रहे थे। किसको संबोधित कर रहे थे, इंडियन नेशनल आर्मी, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे मधुरता के साथ कि राज्यसभा के सांसद
कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? चार ऑप्शन दिए, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या आजीवन काल के लिए। चार ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD परंपरा अनुसार, और आपको परंपरा अनुसार सही जवाब देना है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है ये 6 वर्षों के लिए होता है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? इसका ऑप्शन नंबर C सही हो गया, 6 वर्षों के लिए। अगर आपसे लोकसभा के बारे में पूछ ले तो लोकसभा के बारे में क्या होता है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है ये आप कमेंट करिए। चलिए मैं बता ही देता हूँ कि 5 वर्षों के लिए। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। पंचायती राज कब लागू हुआ था? कोई डेट कंफर्म है? पंचायती राज कब लागू हुआ था? ये पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूछना चाहता है कि पंचायती राज कब लागू हुआ था। आज कब लागू हुआ था? 1951 में, 1952 में, 1955 में, 1959 में। तो याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई। अब तो ये तो आप लोगों को कंफर्म हो चुका है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले इनमें से आपको ऑप्शन मिलता है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में सबसे पहले लागू होती है। आपको यही ऑप्शन पूछना चाह रहा था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते अगला क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? चार ऑप्शन है, 5, 6, 7, 8। आपके पास ऑप्शन 4 हैं ABCD। इनमें से जो भी सही जवाब है आप उसको तुरंत कमेंट में दीजिए, और कमेंट करने के बाद मैं आपके जवाब को थोड़ा सा डिटेल करता हूँ। देख लीजिए, हमें जो 6 संविधान में अधिकार थे वो कौन कौन से? समानता का अधिकार दिया गया, दूसरा क्या दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार दिया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इनके साथ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या? अगर आपके संविधान में आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप किस आधार पर उनको प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात इसका कौन सा? इसका बी नंबर सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते क्या। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों की रक्षा आप किस आधार पे करेंगे या किसके समक्ष जाके करेंगे? चार ऑप्शन दिए गए। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ABCD दोनों या संसद। परंपरा है कि चार ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, चारों में से जो सही होता है उस पर आपको टिक लगाना होता है। मूल अधिकारों के रक्षक के बारे में चर्चा करें तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का अगर रक्षा करने का कार्य होता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है तथा हाई कोर्ट होता है। आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपने अधिकारों के हनन के अगेंस्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या? ऑप्शन नंबर C इसका सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं देखते क्या। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। ये एक बार रिपीट भी हो चुका है तो अब तो ये पता ही हो चुका होगा कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी मिनिमम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? अच्छा, एक्ट ऑफ यूनियन है क्या पहले इसको देखते हैं। उससे पहले चार ऑप्शंस आपको दिए ABCD में। ए में लिखा है 1688, बी में लिखा है 1707, सी में लिखा है 1788 और डी में लिखा है 1804। परंपरा अनुसार आप अपने कमेंट दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद इसको देखते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन क्या था? एक्ट ऑफ यूनियन के तहत क्या हुआ था? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलकर ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। स्थापना किसकी होती? ग्रेट ब्रिटेन की। और ये ग्रेट ब्रिटेन बनता कैसे? ये ग्रेट ब्रिटेन बनता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मिलने से। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जब मिलते हैं, स्कॉटलैंड के मिलने से ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता है, अर्थात इन दोनों के निर्माण के फलस्वरूप। अब ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण तो होना है, पर ये हुआ कब? वो सन याद रखिएगा, ये होता है सन 1707 में। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। बी पर टिक लगाइए और अगले क्वेश्चन को स्विच करिए। ओहो, चलिए क्या है, चलिए जल्दी जल्दी अब आप लोग कमेंट करिए कि आप में से मैक्सिमम किसके कितने सही हुए। जिसके सबसे ज़्यादा सही होंगे उसको अभी हार्ट शेप का लाइक मिलेगा। और सेशन अगर पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आप लोगों के साथ 2-3 चीज़ें और शेयर करना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग के हर एक एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप अभी तक इस सीरीज के बारे में अपने दोस्तों को नहीं बता रहे तो क्या कर रहे हो यार? क्या उनका भला नहीं चाहते हो? तो इस सीरीज के बारे में सबसे पहले अपने सभी दोस्तों को बताइए, सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। इसके साथ अगर आप लोगों का कहना रहा, आप लोगों की इच्छा रही, तो मैं रेलवे का प्रैक्टिस सेट्स और स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो, अगर आप नहीं कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं।
इंग्लिश की क्लासेस चल ही रही हैं, बाकी किसी क्लास में अगर कोई इशूज आता है, कोई समस्या आता है, तो आपके पास एक नंबर दिया जा रहा है 9889057003। इस नंबर पे आप लोगों को अपनी समस्या बता देनी है, या इससे अच्छा है कि आप कमेंट कर दीजिएगा। सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया तो ठीक है, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।